हाँ जी, तो लास्ट क्लास के अंदर अपन कहाँ तक पढ़ चुके हैं? तो योगा की अपनी ये शायद पांचवा पार्ट हो गया, पांचवी वीडियो हो गई। और इस क्लास में अपन योगा जो है वो खत्म कर देंगे। उसके बाद अपना टॉपिक बचेगा अवार्ड्स वाला। स्पोर्ट्स के जो अवार्ड हैं, खेल पुरस्कार जो हैं, अर्जुन पुरस्कार वगैरह, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले हम योग के बारे में कई सारी बातें देख चुके हैं। यदि हम उन सब चीज़ों को समराइज करें तो सबसे पहले हमने देखा कि योग क्या है। तो हमने कहा योग युज शब्द से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना या मिलाना, यानी कि आत्मा का परमात्मा से एक प्रकार से मिलन। हमने कहा कि योग जो है वो दुखों से छुटकारा और सुख की लालसा के कारण जो है इसका निर्माण हुआ था, इसका ये उत्पन्न हुआ था। फिर हमने ये भी कहा कि जो योग है वो कोई एक शारीरिक प्रक्रिया, शारीरिक अभ्यास की प्रक्रिया नहीं है, ये शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक और बौद्धिक विकास की प्रक्रिया है। हमने फिर ये भी कहा कि योग की जो अलग अलग परिभाषाएं थी, और इससे पहले योग का इतिहास देखा कि योग सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर इसकी मुद्राओं के अंदर इसके संकेत मिलते हैं। लेकिन और भगवत गीता के अंदर भी योग के 3 प्रकार जो बताए गए हैं, भक्ति योग, ज्ञान योग और कर्म योग। लेकिन योग का जो व्यवस्थित उल्लेख है वो हमें मिलता है पतंजलि के योग सूत्र से। ठीक है, पतंजलि का जो योग सूत्र है उसके अंदर योग के 8 प्रकार, 8 तत्व जो है वो बताए गए हैं। तो उसके अंदर हमें इसका व्यवस्थित उल्लेख जो है वो मिलता है। फिर हमने कहा कि योग की परिभाषा क्या होगी। तो योग की हमने ये भी बताया कि योग की कोई क्लियर डिफाइन परिभाषा नहीं हो सकती, लेकिन अलग अलग लोगों ने योग को अलग अलग तरीके से संदर्भित किया है। जैसे महर्षि वेदव्यास ने कहा है कि योग समाधि है, जैसे महर्षि वेदव्यास ने कहा है योग समाधि है, उसी तरीके से पतंजलि ने कहा, क्या कहा है, तो योग चित्तवृत्ति निरोध है। और गीता के अंदर क्या कहा गया है, तो योग क्रमशु कौशलम, यानी कि कार्य को कुशलतापूर्वक करना ही क्या है, योग है। योग को सर्वप्रथम 11 दिसंबर 2014 को स्वीकार्यता मिली थी और 21 जून 2015 को पहला योग दिवस जो वो मनाया गया। 4th योग दिवस की हमने थीम देखी थी योगा फॉर पीस, 2019 वाले की देखी थी क्लाइमेट एक्शन या फिर योगा फॉर हार्ट, और उसकी नेक्स्ट देखी थी योगा फॉर हेल्थ, और घर से ही वो जब वो मनाया गया। ठीक है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। फिर हमने कहा था कि योग के 8 तत्व होते हैं। उससे पहले हमने पढ़ा कि योग के महत्व, योग के महत्व को हमने अलग अलग डिवाइड किया, शारीरिक महत्व, मानसिक महत्व, आध्यात्मिक महत्व, सामाजिक महत्व और राष्ट्रीय महत्व। ठीक है, शारीरिक महत्व के अंदर फिर हमने अलग अलग कई सारी बातें पढ़ी कि ये रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, ये हड्डियों को लचीला बनाता है, मांसपेशियों को मजबूत बनाता है। ठीक है, इसके अंदर हमने देखा कि ये जो है वो हड्डियों को मजबूत बनाता है, उसी के साथ साथ में शारीरिक सुंदरता को बढ़ाता है, शरीर की जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसको इंप्रूव करता है। ठीक है, मानसिक के अंदर हमने क्या देखा, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, तनाव को कम करता है, सहन शक्ति जो होती है उसको बढ़ाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमने देखी। सामाजिक महत्व के अंदर सामाजिक गुणों का विकास करता है। ठीक है, और सामाजिक संबंध जो है उसको इंप्रूव करता है, आध्यात्मिक गुणों का विकास करता है, और नैतिक आचारिक जो मूल्य होते हैं, मॉरल एथिकल जो चीज होती है उसको भी ये बढ़ावा देता है। राष्ट्रीय महत्व के अंदर हमने देखा कि ये हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक हो गया है, और इसके साथ ये जो है सॉफ्ट पावर के रूप में भी दुनिया भर में भारत की आईआर के लिए, इंटरनेशनल रिलेशन के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। फिर हमने कहा कि पतंजलि ने 8 तत्व बताए हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इसकी तुलना जो है उन्होंने वृक्ष के माध्यम से की है और 8 चीजों से की है। जैसे कि यम को उन्होंने कहा है जड़, नियम को कहा है तना, है ना, और आसन को कहा है ब्रांचेस, शाखाएं, प्राणायाम को कहा है पत्तियां, उसी प्रकार से प्रत्याहार को कहा है छाल, धारणा को कहा है पौध, है ना, और इसी तरीके से ध्यान को क्या कहा है फूल, और अंतिम यानी कि समाधि जो कि हमारा परिणाम है वो क्या होगा, फल। ठीक है, तो इस तरीके से वृक्ष से जो है उन्होंने तुलना की है। फिर हमने इसका एक एक प्रकार जो है वो एक एक तत्व जो है उसको पूरा डिटेल के अंदर पढ़ना शुरू किया। सबसे पहले यम और नियम के बारे में पढ़ा, तो हमने कहा कि ये डूज एंड डोंट्स के रूप में है कि क्या किया जाना चाहिए और क्या नहीं किया जाना चाहिए। यम के अंदर हमने कहा कि इसके 5 तत्व होते हैं, सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचार्य। उसके बाद हमने पढ़ा नियम। नियम यानी कि हमने कहा कि सदाचार और सद्व्यवहार के माध्यम से आगे बढ़ना ही क्या है, योगिक क्रियाओं को पूरा करना ही क्या है, नियम है। नियम के अंदर भी हमने कहा कि 5 तत्व होते हैं, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणिधान। शौच यानी कि आंतरिक शुद्धता, संतोष यानी कि जो भी हम अच्छे तरीके से चीजों को अर्जित कर सकते हैं उनसे संतुष्ट हो जाना। तप यानी कि हमारे जीवन के अंदर जो भी बाधाएं आती है उन सब को पार करते हुए अपने मार्ग पर निरंतर बढ़ते रहना। स्वाध्याय यानी कि जो हमारे
वेद हैं, शास्त्र हैं, जो शास्त्र हैं जैसे कि वेद हुआ, पुराण हुआ, उपनिषद हुआ, भगवत गीता हुआ, उनका अध्ययन करना चाहिए और उनसे जो हमें शिक्षाएं मिलती हैं उनका हमें पालन करना चाहिए। ठीक है। और उसके बाद हमने पढ़ा ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान यानी कि इसमें हमने खूब ही डिटेल के अंदर कुछ बातें की थी और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने उन बातों पर गौर किया होगा और अपने जीवन के प्रति आप बहुत ही आभार व्यक्त यदि आप कर रहे होंगे। हमारे आसपास जो भी चीजें हमें मिली है उनके प्रति धन्यवाद जो है वो आप कर रहे होंगे, उनके प्रति कृतज्ञता का भाव आपके मन से जो वो उमड़ रहा होगा, ऐसा मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है। और मैंने आपको एक बुक भी बताई थी कि आपको द सीक्रेट की ही एक पार्ट है द मैजिक, जादू, वो आपको पढ़नी चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, केवल पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक। उसके बाद हमने पढ़ा आसन। आसन यानी कि स्थिर सुखम आसनम, स्थिरता पूर्वक सुख की स्थिति में बैठे रहना क्या है? आसन। ठीक है। जैसे आप जिले लाई की मुद्रा में बैठे हो पसर के, तो वो भी क्या है? आसन है। हमने कहा कि आसन 3 प्रकार के होते हैं और आसन का महत्व क्या है, तो आसन शारीरिक नियंत्रण के लिए आवश्यक है। आसन 3 प्रकार के होते हैं। संवर्धनात्मक आसन यानी कि जो शारीरिक वृद्धि के लिए होते हैं, जैसे कि चक्रासन हुआ, धनुरासन हुआ। दूसरा हमने कहा शिथिल कारक आसन, जो आसन शरीर को आराम प्रदान करते हैं वो कैसे हुए? शिथिल कारक आसन हुए। जैसे कि मकरासन हुआ, जैसे कि शवासन हुआ। दुनिया का सबसे आसान आसन कौन सा है? शवासन। उसके बाद हमने कहा कि कुछ ऐसे आसन होते हैं जो कि एकाग्रता को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे कि पद्मासन हुआ, गोमुखासन उसमें आ सकता है। ठीक है। तो ये आसन हुआ। उसके बाद हमने कहा प्राणायाम। तो जिस प्रकार से आसन शरीर पर नियंत्रण था, उसी प्रकार से प्राणायाम जो है वो हमारे श्वास पर नियंत्रण है, हमारा जो ब्रीदिंग सिस्टम है उस पर कंट्रोल है। ठीक है। तो प्राणायाम के हमने कहा कि 3 तत्व होते हैं, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक यानी कि इनहेल करना, श्वास को कंट्रोल वे के अंदर इनहेल करना। कुंभक यानी कि जो श्वास हमने इनहेल की है उसको रोक के रखना। और उसके फिर हमने 2 प्रकार बताए थे, अंत कुंभक और बाह्य कुंभक। अंत कुंभक यानी कि पूरे तरीके से इनहेल करने के बाद रोकना, और बाह्य कुंभक यानी कि पूरा एक्सेल करने के बाद रोक के रखना। और फिर हमने कहा रेचक। रेचक यानी कि पूरे तरीके से श्वास को शरीर से बाहर निकालना, दैट इज कॉल्ड रेचक। ठीक है। कंट्रोल वे के अंदर बाहर निकालना। फिर हमने कहा कि भाई इसके प्रकार कौन कौन से होते हैं, तो उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, सूर्यभेदी, नाड़ी शोधन, कपालभाति, है ना, ये सब हमने इसके प्रकार पढ़े, योग प्राणायाम के प्रकार। उसके बाद है प्रत्याहार। प्रत्याहार के समय में भी आपको खूब ही डिटेल के अंदर 2-3 बातें बताई थी। प्रत्याहार यानी कि आत्मनियंत्रण, हमारी ज्ञानेंद्रियों पर हमारा पूर्ण नियंत्रण हो जाए, उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार। ठीक है। और आपको उस समय में सेल्फ कंट्रोल के बारे में, विल पावर के बारे में, डिसिप्लिन के बारे में जो बताया था। ठीक। उसके बाद धारणा। धारणा यानी कि हमने इसमें कहा था कि भी एक्टिव मेडिटेशन, किसी एक वस्तु के बारे में निरंतर चिंतन मनन करना क्या कहलाता है? धारणा कहलाता है। और ये ध्यान से पहले की अवस्था है। ध्यान यानी कि लगातार उसी चीज के बारे में चिंतन मनन करते रहना क्या है? ध्यान है। ठीक है। और उसके बाद क्या आता है? ध्यान हो गया, धारणा हो गया, ध्यान हो गया, और अंतिम रूप क्या है? समाधि, जो कि योग का अंतिम उद्देश्य है। और हमने कहा कि समाधि 2 प्रकार की होती है, संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात। संप्रज्ञात यानी कि जिसमें किसी न किसी प्रकार का भाव उपस्थित होता है, और असंप्रज्ञात में किसी प्रकार का कोई भाव उपस्थित नहीं रह जाता है। ठीक है। और समाधि के समय में क्या होता है? व्यक्ति अपनी जो मूल आत्मा होती है, सोल जो होती है, वो डिवाइन सोल से मिल जाती है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली थी और काफी डिटेल के अंदर भी चीजों को देख लिया था। उसके बाद हमने पढ़ा था, योग पढ़ना शुरू किया था कि भाई अलग अलग प्रकार के हम योग पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला आया था षटकर्म। षटकर्म यानी कि 6 क्रियाएं जो कि आंतरिक शुद्धि के लिए आवश्यक है। कितनी क्रियाएं थी? 6 क्रियाएं थी। ठीक है। कौन कौन सी थी? नौली, नेति, नौली, द्योति, वस्ती, कपालभाति और त्राटक। ठीक है। और कैसे करते हैं ये भी आपको बताया था, और नहीं करना है आपको ये भी आपको बताया था कि त्राटक के अलावा इनमें से कोई भी आपको ट्राई जो वो नहीं करना है। ठीक है। तो ये सब चीजें हमारी यहाँ तक हो चुकी थी। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। आगे हम इसके अंदर देखेंगे, योग जो है उसको हमने, योग को हमने 3 प्रकार से डिवाइड किया है। एक हम कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए योग। ठीक है। दूसरा हम कहेंगे कि शारीरिक दक्षता के लिए योग। तीसरा हम कहेंगे कि एकाग्रता के लिए योग।
ठीक है। अब देखो इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से प्रकार के आसन होते हैं। पहले तो हमने केवल आसन को 3 प्रकार में डिवाइड कर दिया कि संवर्धनात्मक आसन है, कुछ शिथिलकारक आसन है और कुछ ध्यानात्मक आसन है। अब इसके अंदर हम कई प्रकार के आसनों को देखेंगे, वो आसन कैसे किया जाता है और उस आसन का, उस पर्टिकुलर आसन का क्या लाभ होता है, क्या महत्व है, और उसके साथ साथ में उसकी लिमिटेशन क्या है, उसकी सीमाएं क्या है, ये जो है हम इसके अंदर देखेंगे। ठीक है। अब एक इसके अंदर बात ध्यान रखने की ये है कि आपकी नॉलेज की एक लिमिटेशन है, क्योंकि दुनिया भर के अंदर बहुत सारे आसन हैं, बहुत सारे योग के प्रकार हैं, हम सभी जो है वो नहीं पढ़ सकते। ठीक है। इसलिए हम कम से कम को 20 के आसपास कुछ आसन देखेंगे। वैसे तो 12 आसन देखेंगे, सूर्य नमस्कार के अंदर कई सारे आ जाते हैं, तो इस प्रकार के हम आसन को और कुछ योग अभ्यास जो है उनको हम देखेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा कि एक चार्ट आता है योग का, जिसके अंदर लगभग 25 के आसपास आसन जो वो दिए रहते हैं। चार्ट आता है, आपको 10 रुपए का चार्ट किसी भी स्टेशनरी, जो बुक स्टेशनरी होती है उसमें मिल जाएगा, वो ले आना और अपने रूम के अंदर चिपका लेना। उसके अंदर बहुत सारे आसन जो है वो कैसे किए जाते हैं वो पूरी उनकी फोटो के साथ में दिया रहता है। कभी कभार देखते रहोगे तो आपके माइंड के अंदर वो रहेगा। ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि योग को हम, जो आसन है, जो योग है, उसको हम 3 प्रकार में फिर से डिवाइड कर रहे हैं कि कुछ योग होते हैं जो कि स्वास्थ्य के लिए किए जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए यानी कि भाई फिजिकली फिट रहने के लिए, या फिर मतलब अपना जो हेल्थ सिस्टम जो है वो अच्छा रहे, अपना ब्लड प्रेशर जो वो सही रहे, अपना जो श्वसन है वो सही रहे, उसके लिए किए जाते हैं कुछ आसन, जिसको हम स्वास्थ्य के लिए योग में कह देते हैं। कुछ होते हैं जो कि शारीरिक दक्षता के लिए किए जाते हैं, यानी कि किसी को पर्टिकुलर किसी शरीर के किसी अंग पर किसी विशेष ध्यान के साथ कुछ कार्य करना है। यदि किसी के कंधे जो वो झुके हुए हो गए हैं, अब उसको ठीक करना है, तो उस प्रकार के आसन को हम शारीरिक दक्षता के लिए आसन कह देते हैं। और तीसरा हो गया एकाग्रता के लिए आसन या फिर ध्यान के लिए आसन। कुछ ऐसे आसन होते हैं जो कि पर्टिकुलर एकाग्रता को बढ़ाने के लिए आवश्यक होते हैं। अब एक बात तो समझने लायक, ध्यान देने लायक ये है कि इनमें से हमने केवल अपनी सुविधा के लिए इसको डिवाइड किया है। ऐसा कोई भी आसन नहीं है जो कि दूसरा कोई फायदा नहीं देगा। यानी कि भाई एक आसन जो है वो एकाग्रता के अंदर भी बढ़ावा देगा ही देगा, शरीर स्वास्थ्य के अंदर भी बढ़ावा, एकाग्रता को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब है कि वो स्वास्थ्य को बढ़ावा दे रहा है। स्वास्थ्य एक बड़ी टर्म है, उसके अंदर एकाग्रता आती है। एकाग्रता को बढ़ावा दे रहा है, इसका मतलब इसको भी तो बढ़ावा दे ही रहा है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हमने इसको थोड़ा सा आसानी के लिए अलग अलग में डिवाइड किया, ऐसा कोई प्रॉपर डिवीजन जो वो नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये जो हम इसको पढ़ना शुरू कर रहे हैं एक एक करके। सबसे पहले हम देखते हैं फिर स्वास्थ्य के लिए योग, योगा फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए योग। इसके अंदर देखो बहुत सारे आसन जो वो पढ़े जा सकते हैं। हम मुख्यतः इसके अंदर 4 आसन जो है वो पढ़ेंगे। कितने आसन पढ़ेंगे? 4 आसन पढ़ेंगे। एक तो वज्रासन, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर वृक्षासन, एक हम पढ़ेंगे इसके अंदर भुजंगासन, ठीक है, और एक हम इसके अंदर पढ़ेंगे मकरासन। ठीक है, इन 4 आसन को पढ़ेंगे और फिर हर एक आसन के अंदर इसके क्या लाभ होते हैं और हर एक आसन की सीमाएं जो है, लिमिटेशन जो है वो क्या है, वो हम पढ़ेंगे। हम 2-3 आसन को पढ़ लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि लाभ जो है वो कोई ऐसा बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं है। आप जनरल जो पॉइंट है वो भी इसके अंदर लिख सकते हो। ठीक है, तो इन 4 आसन को हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? वज्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन और मकरासन। एक एक आसन कैसे किया जाता है और क्या क्या इसके लाभ है, हम इसके अंदर पढ़ते रहेंगे। और हो सके तो नोट्स बना लेना, अदरवाइज पीडीएफ का जो रहेगा मुझे थोड़ा सा कम ही पता है, टेक्निकल टीम को या फिर मैनेजमेंट को पता होगा कि आपको पीडीएफ मिलेगी या कैसा होगा। वज्रासन जो है, दिस इज द ओनली पोस्चर दैट इज प्रैक्टिस्ड इमीडिएटली आफ्टर टेकिंग फूड। भोजन लेने के बाद इस आसन का अभ्यास किया जाता है। वज्रासन को यदि मैं और थोड़ा सा इजी करके बताऊं आपको, जो नमाज जिस आसन में पढ़ी जाती है, नमाज है ना, तो उसी को कहते हैं नमाज आसन ही वज्रासन है। एक प्रकार से जिस आसन के अंदर नमाज पढ़ी जाती है उसके अंदर देखो क्या, वो भोजन करने के बाद इस आसन में बैठा जाता है, उससे हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो, उससे को फायदा होता है। ठीक है, तो देखो हाँ, अभी हम देखेंगे इसको कैसे करते हैं। देखो ऐसा है, ये है वज्रासन। ठीक है, वज्रासन करने से क्या होता है, जब आपने खाना खा लिया और इस मुद्रा में बैठते हो तो आपका भोजन जो है वो उसकी पाचन शक्ति बढ़ती है। तो एक तो इसमें क्या फायदा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फायदा होता है। क्या फायदा होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसके अंदर इंप्रूवमेंट रहता है।
दूसरा फायदा देखो, ये जो जंघाएं हैं यानी कि जो लेग्स है, पैर हैं, ये मांसपेशियां मजबूत होती है। ठीक है, तो ये मांसपेशियां जो है वो इससे मजबूत होती है, पैरों की जो मांसपेशियां हैं वो इससे मजबूत होती हैं। ठीक है, तो दो फायदे तो इसके ये हो गए। इसके अलावा रक्त प्रवाह बेहतर बनता है, इसके अलावा एकाग्रता को बढ़ाता है। आपने आईआर पढ़ लिया होगा, आईआर के अंदर भारत के द्वारा कोई भी कदम उठाए जाए तो हम यूं कह सकते हैं कि ये चीन के प्रभाव को कम करने के लिए आवश्यक है। योगा एंड स्पोर्ट्स का चीन के प्रभाव को कम करने का अर्थ है एकाग्रता को बढ़ावा देना। कोई भी प्रकार का योग आए, इससे क्या लाभ होगा, तो एक पॉइंट आप लिख ही सकते हो, एकाग्रता को बढ़ावा देता है जी। कैसे देता है भाई? देता है, एकाग्रता को बढ़ावा ये देता है। ठीक है, तो एक हमारा सबसे पहला आसन कौन सा हो गया? वज्रासन। इसके अंदर लाभ, सबसे पहला लाभ क्या है? पाचन तंत्र के लिए उपयोगी है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए उपयोगी है। इस मुद्रा में बैठा हुए खाना खाने के बाद भोजन अच्छे से पच जाता है। घुटनों की हड्डियों एवं मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, घुटनों की हड्डियों मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, एकाग्रता को बढ़ावा देता है। ठीक है, अब जो हमारे देखो पीपीटी बनाने वालों को केवल पीपीटी बनानी आती है, बाकी चीजें नहीं आती है, इसलिए उनकी जो गलतियां हैं वो आप, जो मेजर गलतियां हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, माइनर गलतियां हैं वो आप थोड़ा देख लिया करो। अब एकाग्रता को बढ़ावा देता है, एकाग्रता का बढ़ावा क्या होता है? कुछ नहीं होता, तो आप इतना समझना चाहिए कि क्या है, एकाग्रता को बढ़ावा है। ठीक है, अब इसकी लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन यह है कि जिसके घुटनों में दर्द हो रहा है ना, उसको नहीं करना चाहिए। कहीं पता लगे घुटनों को ही ठीक करने के लिए बैठे हैं और घुटनों में पहले से दर्द है। सेकंड है हमारा वृक्षासन। वृक्षासन यानी कि वृक्ष की मुद्रा के अंदर इस प्रकार से खड़े होना। ठीक है, वृक्षासन। ओके, क्या होता है वृक्षासन में? तो वृक्ष के समान जो पोस्चर है, वृक्ष के समान मुद्रा जो है वो क्या हो गया? वृक्षासन हो गया। इससे क्या लाभ होगा? इससे भी देखो मांसपेशियां वगैरह मजबूत होंगी, इससे शरीर के समन्वय एवं संतुलन को ये सुधारता है, शरीर के समन्वय एवं संतुलन को ये सुधारता है। आपको पता होगा इस प्रकार से यदि लंबे समय तक खड़े रहना है तो एक बैलेंस शरीर का होना चाहिए। आपने दिलीप सर की कई सारी फोटो या वीडियो देखी होगी योग करते हुए, जिसके अंदर वो मयूर आसन के अंदर इस प्रकार से योग कर रहे हैं। मयूर आसन के अंदर भी आपको बैलेंस चाहिए होता है। ठीक है, बिना बैलेंस के मयूर आसन भी नहीं किया जा सकता। उसी प्रकार से वृक्षासन के लिए भी बैलेंस चाहिए, ये शरीर के संतुलन को, शरीर के समन्वय को बढ़ाता है। ठीक है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, एकाग्रता को में बढ़ावा देता है। इस बार एकाग्रता में बढ़ावा हो गया, पिछली बार एकाग्रता का बढ़ावा था, इस बार हमारे एकाग्रता में बढ़ावा हो गया। पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है ना, जिस अंग पर प्रेशर पड़ता है उस अंग को मजबूती प्रदान करता है, तो पैरों की मांसपेशियों को ये मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, लिमिटेशन क्या है? तो वही, जिस व्यक्ति के पैरों में दर्द है उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या हो गया? वृक्षासन। आगे बढ़ते हैं, हम देखेंगे मकरासन के बारे में। मकरासन देखो एक शिथिल कारक आसन है। मकरासन का एग्जाम्पल, जब हम शिथिल कारक आसन यानी कि आसन को 3 प्रकार में डिवाइड किया था और हमने कहा था कि ये शिथिल कारक आसन है, आराम करने के लिए जो ये किया जाता है, तब भी हमने मकरासन का एग्जाम्पल लिखा था। ठीक है, तो मकरासन क्या एक शिथिल कारक आसन है, यानी कि आराम करने के लिए किया जाता है। आराम किस प्रकार से किया जाता है? तो इस प्रकार लेट के आराम से करो, आराम उसको बोल देते हैं। और आपको पता होगा कई बार आप जब ऐसे पढ़ते पढ़ते थक जाते हो, बैठे बैठे पढ़ रहे हो, थक गए आराम से, है ना, तो अब आपको आराम करना है, तो कई बार आप यहाँ पर इस प्रकार से किताब रख के भी तो पढ़ते हो, यहाँ पर रख ली किताब, ठीक है, इसको देखते रहते हो ऐसे, और अरे आंखों से देखते हो, तो आंखों से देखते रहते हो किताब को और ऐसे पढ़ते रहते हो, तो ये क्या है? एक आराम की मुद्रा है, शिथिल कारक आसन है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है? शिथिल कारक आसन है। शिथिल में वो शय वो वाला आएगा। ठीक है, बेनिफिट, तो शारीरिक थकावट को दूर करके शरीर को ये आराम प्रदान करता है, पाचन तंत्र एवं श्वसन तंत्र को प्रभावी बनाता है, रक्त प्रवाह को सुधारता है, तनाव एवं चिंता को कम करता है और एकाग्रता को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो रक्त प्रवाह को सुधारता है और एकाग्रता को बढ़ावा देता है, हमारे लिए सब में ही आ जाएगा। अब इसकी लिमिटेशन क्या है? तो हृदय रोगियों को इसका अभ्यास जो वो नहीं करना चाहिए, हार्ट पेशेंट है उसको इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये हमने स्वास्थ्य के अंदर योग में 3 योग देख लिए। सबसे पहला वज्रासन, दूसरा वृक्षासन, तीसरा मकरासन, और अभी हम देखेंगे भुजंगासन। ठीक है, कौन सा? भुजंगासन। ये है भुजंगासन। भुजंगासन पहले इस प्रकार से लेटे हुए हैं और इस प्रकार की जो मुद्रा है उसको हम क्या कह देते हैं? भुजंगासन कह देते हैं।
आपसे पूछें कि भुजंगासन के अंदर क्या लाभ होते हैं, तो लगभग यही लिखने हैं। तनाव चिंता को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, रक्त प्रवाह को सुधारता है, पाचन तंत्र श्वसन तंत्र को प्रभावी बनाता है। इसके अंदर जो गर्दन है ना, गर्दन का जो दर्द है वो भी जो है वो दूर इससे होता है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा है, बाकी सब चीजें सेम है। ठीक है, ये है भुजंगासन। और स्वास्थ्य के लिए योग के 4 पार्ट हम पढ़ चुके हैं, वज्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन और मकरासन। कुछ नहीं करना आपको इनके अंदर मुद्राओं को दिमाग में रखना कि कैसे होती है। ठीक है, और उसके आसपास के क्या इसके लाभ हो सकते हैं, क्या इसका महत्व हो सकता है, वो आपको बताना है। बहुत सिंपल है, आपको याद रह जाएगा आसानी से। फिर है शारीरिक दक्षता के लिए योग। हमने कहा ना कि भाई किसी विशेष प्रकार की शारीरिक विकृति यदि है, उसको दूर करने के लिए यदि कोई कुछ योग किए जाते हैं तो उसको हम कह देते हैं शारीरिक दक्षता के लिए योग। ठीक है, सबसे पहला आता है धनुरासन। ये है धनुरासन। ठीक है, तो ये जिस प्रकार से धनुष की आकृति बनी हुई है, ये क्या हो गया, धनुरासन हो गया। पहली मुद्रा ऐसी होती है, फिर ये पैरों को इस प्रकार से पकड़ा जाता है, फिर गर्दन को थोड़ा सा ऊपर किया जाता है। ये स्टेप 2 हो गया, स्टेप 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, धनुरासन। अब आप खुद बताओ, यदि आपको नहीं बताया जाए कि इससे क्या लाभ होगा, तो कहां कहां पर ज्यादा दबाव पड़ रहा है, वो उन चीजों के अंदर सुधार होगा। गर्दन पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, मांसपेशियों पर ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है यहाँ की। ठीक है, तो यानी कि गर्दन की और पैरों की मांसपेशियों को, पैरों की हड्डियों को मजबूती प्रदान ये करेगा। ठीक है, पेट पर भी प्रभाव पड़ रहा है, जहां पर भी पेट पर आपको प्रभाव पड़ता है वो दिखे, इसका मतलब है कि पाचन तंत्र को प्रभावी बनाएगा। ठीक है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। ये आपके सब में कॉमन है। ओके, हाँ देखो, कंधों के लिए भी, कंधों पर भी दबाव पड़ रहा है, तो यदि किसी के कंधे जो वो झुके हुए हैं, कुबड़ कंधे होते हैं ना, ऐसे होते हैं ना, कई बार ऐसे लटक जाते हैं, तो वो हो गए कुबड़ कंधे। ठीक है, उनके लिए आवश्यक है। कुबड़ कंधों एवं झुके हुए कंधों जैसी शारीरिक विकृतियों को दूर करने में सहायक है। ठीक है, शरीर की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान करता है, मधुमेह में लाभकारी है। डायबिटीज यदि किसी को है तो उसको ये अभ्यास करने का, ये आसन करने का कहा जाता है। एकाग्रता को बढ़ावा मिलता है, रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। ठीक है, किनको नहीं करना चाहिए, यदि किसी को हाई ब्लड प्रेशर रहता है, लो ब्लड प्रेशर रहता है, हार्ट पेशेंट यदि है, तो उसको, उस व्यक्ति को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, धनुरासन। आगे बढ़ते हैं, आगे है चक्रासन। कौन सा है, चक्रासन। चक्रासन के अंदर क्या होता है, तो ये इस प्रकार से चक्री जो है वो बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार से चक्री बन जाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चक्रासन हो गया। इसमें भी आपसे लाभ पूछे जाएं तो क्या होगा, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती प्रदान होगी, कंधों को इसमें भी फायदा होगा, रक्त प्रवाह के लिए ये भी बेहतर होगा, पाचन शक्ति के लिए ये भी बेहतर होगा। ठीक है, तो ये सब चीजें इसके अंदर होगी। ठीक है, लाभ, यूजफुल फॉर डाइजेस्टिव सिस्टम। मेरुदंड को, यानी कि जो रीढ़ की हड्डी है, उसको ये लचीला बनाता है। ठीक है, हृदय की क्रिया को बेहतर बनाता है, पीठ के मध्य भाग की हड्डियों की जकड़न को दूर करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है। निम्न रक्तचाप और उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति, कमजोर कलाई वाले व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये कौन सा हो गया, चक्रासन हो गया। आप कहोगे सर ये तो आप तो क्या करवा रहे हो, फटाफट बोल रहे हो। बस आपको यही करना है, मुद्राओं को थोड़ा सा दिमाग के अंदर रखना है। इससे क्या लाभ हो सकते हैं, तो वो कुछ एक तो कॉमन है और कुछ एक आपको मुद्रा देके समझ में आ जाएगा कि क्या इसके लाभ लिखने हैं। तो सिंपल है। ठीक है, मुद्राओं को दिमाग में रखना, बस इसीलिए जो डायग्राम वगैरह जो आपको बता रहे हैं। अब कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आने वाली है, कुछ प्राणायाम वगैरह हम देखेंगे तो कैसे होते हैं, तो वो आपके लिए वैसे इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो हमने स्वास्थ्य के लिए योग के अंदर 4 योग पढ़ लिए, वज्रासन, वृक्षासन, भुजंगासन और मकरासन। शारीरिक दक्षता के अंदर हमने 2 योग पढ़ लिए, धनुरासन और चक्रासन। आगे हम बढ़े यदि, तो आता है हमारे भस्त्रिका प्राणायाम। प्राणायाम जब हमने पढ़ा था तो हमने कहा था कि प्राणायाम के कई प्रकार हैं, उसमें से एक प्रकार हमने पढ़ा था भस्त्रिका प्राणायाम। और हमने यूं भी कहा था कि भस्त्रिका प्राणायाम जो है वो आपको, हमने आपको कहा था कि जो भस्त्रिका प्राणायाम है वो आपको प्राणायाम के जो प्रकार हैं वो आपको बाद में बता दिए जाएंगे। कुछ एक प्राणायाम के प्रकार जो हम इस दौरान जो अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें से हम पहला प्रकार पढ़ रहे हैं भस्त्रिका प्राणायाम, और ये शारीरिक दक्षता के लिए भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो भस्त्रिका प्राणायाम कैसे किया जाता है, तो अब हाईटेक हो गए अपन, तो हाईटेक तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो ये ऐसे किया जाता है भस्त्रिका प्राणायाम। तो सबसे पहली बात, इसके लाभ क्या है बताएंगे आपको कैसे किया जाता है, पहले इसके लाभ वगैरह देख लो। तो ये जो है अस्थमा में लाभकारी है, भूख में सुधार लाता है। यदि किसी को भूख नहीं लगती है या फिर यदि किसी को ज्यादा भूख लगती है तो इसका जो है वो यूज किया जा सकता है, भूख में ये सुधार लाता है।
शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है और तनाव को कम करता है। किसी भी प्रकार का प्राणायाम है, सब में आप लिख सकते हो कि शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है। ठीक है, क्योंकि प्राणायाम है ही क्या, शरीर के अंदर श्वास का कंट्रोल वे के अंदर उसको मैनेज करना। ठीक है, यदि किसी को अच्छे तरीके से श्वास नहीं आ रही है तो प्राणायाम करने से ऐसा आ ही जाएगी अच्छे तरीके से श्वास। तो यानी कि पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाना आप किसी भी प्राणायाम के प्रकार में लिख सकते हो। रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, किसी भी प्राणायाम के प्रकार में लिख सकते हो। तनाव को कम करता है, एकाग्रता को बढ़ाता है, किसी भी प्राणायाम के प्रकार में लिख सकते हो। ओके, सीमाएं क्या है, तो हृदय रोगियों को इस प्राणायाम का अभ्यास जो वो नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, तो हृदय रोगियों के लगातार यदि श्वास को ऊपर नीचे किया जाता है तो उनके हृदय पर नकारात्मक प्रभाव जब इसका पड़ सकता है। ठीक है, कैसे किया जाता है, तो सिर नहीं हिलेगा, गर्दन नहीं हिलेगी, फेफड़ों और कंधों में आकुंचन प्रसारण होगा थोड़ा, यहाँ ऐसे 2 मिनट तक करेंगे नॉन स्टॉप। कितनी देर, 2 मिनट लगातार, लंबे लंबे श्वास। ठीक है, तो ये था भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में। ठीक है, पता लग गया। तो ये ऐसे करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, यानी कि श्वास को बार बार बाहर निकालना, अंदर रखना, बाहर निकालना, अंदर रखना। ये प्राणायाम का एक प्रकार हो गया। जल्दी जल्दी से सांस को बाहर अंदर करना, बाहर अंदर करना क्या कहलाता है, भस्त्रिका प्राणायाम कहलाता है। ठीक है, तो अब इसके लाभ समझ में आ जाएंगे। भूख को सुधारने के लिए लाभदायक है। अस्थमा के अंदर, डायबिटीज के अंदर ये जो है वो लाभदायक ये है। ठीक है, शरीर के रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है। ठीक है, शरीर को पर्याप्त रूप से ऑक्सीजन उपलब्ध करवाने के लिए भी ये आवश्यक है। तनाव को कम करने के लिए आवश्यक है। हृदय रोगियों को इसका अभ्यास जो वो नहीं करना चाहिए। क्या हो गया, भस्त्रिका प्राणायाम। उसके बाद आता है अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो ये भी क्या है, एक प्राणायाम का प्रकार है। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बारे में आपने पता ही होगा आपको कैसे करते हैं। एक नाक से श्वास लो, दूसरे नाक से छोड़ दो, पहली नाक से श्वास लो, दूसरे नाक से छोड़ दो। तो ये जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है, अनुलोम विलोम प्राणायाम कहलाती है। अब देखो, प्राणायाम का प्रकार है तो खुद से बताओ क्या लाभ होंगे इसके अनुलोम विलोम प्राणायाम के। तो जैसा आपको बताएं, पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाएगी तो बिल्कुल करवाएगी। रक्त प्रवाह को बेहतर बनाएगी तो बिल्कुल करवाएगी। भूख के अंदर इन सब में सुधार करेगी तो बिल्कुल करेगी। तनाव को कम करेगी। एकाग्रता को बढ़ाएगी, बिल्कुल बढ़ाएगी। ठीक है, तो ये सब इसके लाभ हो जाएंगे। यही है, रक्त प्रवाह को, रक्तचाप को, तनाव में कमी। ठीक है, और अस्थमा, रक्तचाप, निम्न रक्तचाप में लाभकारी है। कैसे करते हैं, के लिए जमीन पर बैठना मुश्किल है वो कुर्सी पर बैठ सकते हैं। अब अपने दाहिने हाथ के अंगूठे के साथ दाहिने नथुने को बंद करें। बाएं नथुने से श्वास लें। श्वास धीरे धीरे लें। मन में 5 तक की गिनती करें। अब दाहिने नथुने को छोड़ दें। हाथ के रिंग फिंगर से बाएं नथुने को बंद कर लें। 5 की गिनती करते हुए बाएं नथुने से श्वास छोड़ें। ये पूरा हुआ एक तरफ का क्रम। अब बाएं नथुने से 5 तक की गिनती करते हुए श्वास लें। फिर इस नथुने को छोड़ दें और दाहिने नथुने को बंद करें और उससे श्वास छोड़ें। ये पूरा हुआ एक क्रम अनुलोम विलोम प्राणायाम का। इसे 1 मिनट हो सके तो 1 मिनट के लिए करें, ज्यादा हो सके तो ज्यादा देर तक करें। शुरुआत में 2 मिनट से ज्यादा ना करें। समय के साथ साथ अवधि और गिनती बढ़ाएं। ठीक है जियो, तो ये हो गया अनुलोम विलोम के बारे में। ठीक है, इससे क्या लाभ होंगे, भस्त्रिका प्राणायाम से क्या लाभ वगैरह होंगे, तो ये सारी चीजें हम जो है वो देख चुके हैं। तो अभी तक हम स्वास्थ्य के लिए योग और शारीरिक दक्षता के लिए योग को पढ़ चुके हैं। अब हम करेंगे एकाग्रता के लिए योग। ऐसे योग जो कि स्पेसिफिकली एकाग्रता को बढ़ाने में सहायक हैं। ठीक है, एकाग्रता के लिए योग में सबसे पहला आता है गोमुखासन।
गोमुखासन एक प्रकार का इस प्रकार का योग है जिसमें जो व्यक्ति बैठा है वो एक तो दोनों हाथ जो है वो इस प्रकार से मिलाएगा, ठीक है। दूसरा, उनकी पैरों की स्थिति, उनकी टांगों की स्थिति इस प्रकार से होगी कि एक पैर आगे की तरफ और एक पैर पीछे की तरफ, और उनकी स्थिति जो है वो इस प्रकार से होती है जैसे कि गाय का मुख होता है उस प्रकार का हमें दिखाई देता है। हालांकि एग्जैक्टली आपको वैसा लगे कि नहीं लगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि गाय के मुख के समान लगभग उसके जैसा प्रतीत होता है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, गोमुखासन रख दिया गया। ये एकाग्रता को बढ़ाने के लिए इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा पाचन शक्ति ये सब के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। पहले हम इसका डायग्राम देख लेते हैं। तो ये हुआ गोमुखासन, ठीक है। गोमुखासन के अंदर दोनों हाथों को आपस के अंदर इस प्रकार से मिलाया जाता है और पैरों की स्थिति देखो इस प्रकार से होती है, ये पैर इसके ऊपर और ये पैर इसके ऊपर, और ये गोमुखासन यानी कि गाय के मुख के समान ऐसा लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, गोमुखासन कह देते हैं। इसमें व्यक्ति की टांगे गाय की स्थिति के समान दिखाई देती है, यानी कि गाय के मुख के समान जब वो दिखाई देती है, ठीक है। इससे क्या बेनिफिट होंगे, इसमें भी देखो कंधों की हड्डी पर जो है वो प्रभाव पड़ रहा है, तो ये झुके हुए कंधे हैं, कुबड़ कंधों जैसी शारीरिक विकृतियों को दूर करने में सहायक है, ठीक है। संधि शोध में लाभकारी है। संधि शोध यानी कि जो जॉइंट इंजरी होती है, इंजरी यानी कि जॉइंट कोई यदि पेन है ना, जहां पर भी दो हड्डियां मिल रही है, जहां पर जॉइंट है, जहां पर संधि है, उस प्रकार का कोई भी रोग है तो उसके अंदर ये लाभकारी है। इस प्रकार के एक रोग का नाम होता है गठिया रोग, ठीक है। तो जहां पर दो जोड़ होते हैं वहां पर यदि पेन हो रहा है तो उसके अंदर ये लाभकारी होता है, ठीक है। तो ये हो गया। एकाग्रता को बढ़ाता है, और किन को नहीं करना चाहिए, तो जो ब्लीडिंग प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, रक्तस्राव से पीड़ित बीमार व्यक्ति को इसका अभ्यास जो है वो नहीं करना चाहिए। तो ये क्या था हमारे गोमुखासन। ओके, नेक्स्ट है नौकासन। नौकासन इस प्रकार से किया जाता है, यदि किसी व्यक्ति को बहुत जल्दी पतला होना है तो उसके लिए बहुत ही अच्छा अभ्यास है नौकासन। इससे पेट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, पेट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है, और ये भूख को भी भूख में भी सुधार लाता है। भूख देखो, भूख यदि ज्यादा लग रही है तो उसको कम करेगा, कम लग रही है तो उसको ज्यादा करेगा, इसलिए नौकासन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पेट को कम करने में, पैरों की मांसपेशियों को मजबूती लाने में बहुत ही महत्वपूर्ण इसका योगदान है, ठीक है। ये है नौकासन के बारे में। लाभ क्या होगा पाचन तंत्र के लिए, आपको बता ही दिया। गैस संबंधी समस्याएं यदि कि किसी को है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम यदि है तो उसके लिए सहायक है। तनाव को दूर करने में, एकाग्रता के लिए, और शरीर की वसा को कम करता है, फैट को ये जो है वो कम करता है, शरीर की वसा को कम करने में ये सहायक है, ठीक है। देन कि रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये दो हो गए। आगे भ्रामरी प्राणायाम, ठीक है। हमने कहा प्राणायाम के हम 4 प्रकार पढ़ेंगे, 2 प्रकार पढ़ चुके हैं, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम। अब हम पढ़ेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम के में क्या होता है कि एक जो उंगली है, अंगूठा जो है वो कान पर रखा जाता है, 2 उंगलियां आंख पर रखी जाती है और एक ऊपर की तरफ होता है, और भंवरे के जैसे आवाज निकाली जाती है, ओम का उच्चारण किया जाता है, इसलिए इसको क्या कह देते हैं, भ्रामरी प्राणायाम जो वो कह दिया जाता है, ठीक है। ये इस प्रकार से, ठीक है। तो ये इसकी पहली मुद्रा हो गई। इसके अलावा इसकी 2 उंगलियां आंखों पर होगी, एक इसके ऊपर की तरफ होती है, और आवाज निकाली जाती है भंवरे के समान, ओम का उच्चारण जो वो किया जाता है, या फिर सीधे भंवरे के समान भी किया जा सकता है, और ओम का उच्चारण भी इसमें किया जा सकता है। फेफड़ों को मजबूती प्रदान करता है, शरीर को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध कराता है, क्रोध को कम करने में ये सहायक है, एकाग्रता को बढ़ावा देता है, और कान में जिन व्यक्ति को दर्द है, ईयर प्रॉब्लम यदि किसी को है तो उसको ये अभ्यास नहीं करना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट है शीतकारी प्राणायाम। ये भी जो है वो प्राणायाम का एक प्रकार है। ये आप खुद इसका अभ्यास जो खुद करो। शीतकारी प्राणायाम के अंदर क्या होता है, मुख से श्वास लिया जाता है और नाक से श्वास जो वो छोड़ा जाता है। इसके अंदर जब जैसे आप मुख से श्वास लोगे तो आपको एक शीतलता का अनुभव होगा। मुख से श्वास लो, ठीक है, मुख से श्वास लिया और नाक से श्वास छोड़ा, इससे आपको एक शीतलता का अनुभव होता है, इसलिए इसको बोलते हैं शीतकारी प्राणायाम, ठीक है। क्या लाभ है, वही भूख और प्रयास को नहीं, रिड्यूस हंगर एंड एफर्ट नहीं है, एपेटाइट होगा, भूख और प्यास को, प्रयास नहीं, ये क्या है, प्रयास, प्यास है, प्यास क्या है, प्यास, भूख और प्यास को कम करता है, पेट की जलन को कम करता है, मस्तिष्क को शांत रखता है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध करवाता है, और इसका अभ्यास जो है वो सर्दियों के मौसम में नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारे योग के बारे में। हमने 12 अलग अलग प्रकार के योग देखे, और अभी सूर्य नमस्कार देखेंगे, उसके अंदर भी कई सारी मुद्राएं होती है, उनको भी हम जो वो देखेंगे।
अब आपसे दिन 12 के अलावा कोई भी एक ऐसा योग पूछ लिया जाए जो कि आपको नहीं पता कि कैसे किया जाता है, तो उसके अंदर आपको क्या लिखना है। तो उसके अंदर जो कॉमन बातें होती है, जैसे कि भी रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है ना, इसके अंदर ये ऐसे ऐसे करते हैं, तो वो सब चीजें इसके अंदर लिख सकते हैं। रक्त प्रवाह को बेहतर बनाता है, एकाग्रता को बढ़ावा देता है, मांसपेशियों को मजबूत करता है, और कोई यदि उसकी मुद्रा पता है तो जिस मुद्रा पर ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है उनकी मांसपेशियों को, उनकी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या है। यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य हम इतनी बार जब पढ़ चुके हैं, पूरा चैप्टर पढ़ चुके हैं, तो खुद से बता सकते हो कि यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य क्या है, पर फिर भी देख लो। स्वस्थ जीवन शैली का विकास करना, यौगिक क्रियाओं की समझ विकसित और उनका अभ्यास करना, यौगिक क्रियाओं की समझ विकसित हो और उनका अभ्यास जो है वो लोग करें, ये इसका उद्देश्य है। स्वस्थ जीवन शैली बनाए, शारीरिक मानसिक भावनात्मक स्वस्थता जो है ना, कि भाई हेल्दी सिस्टम, हम कहते हैं ना कि हेल्दी है व्यक्ति या फिर नहीं है, तो वो उस पर डिपेंड करता है कि उसका प्रत्येक, यानी कि शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से वो स्वस्थ है या फिर नहीं। ये हो गया यौगिक क्रियाओं के उद्देश्य। ठीक है, नेक्स्ट है आपके सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के अंदर 12 आसन होते हैं, एक प्रकार से 12 क्रियाएं होती है, उसको हम बोलते हैं सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार, सूर्य को नमस्कार जो इसके अंदर किया जाता है, सूर्य को प्रणाम जो वो किया जाता है। सूर्य हमारे लिए ऊर्जा का एक तत्व है, जिस प्रकार से हमने कहा कि ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करना चाहिए, कृतज्ञ होना चाहिए, उस इसीलिए ये योग की ये जो प्रक्रिया है, इसके अंदर सूर्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट जो वो की जाती है, सूर्य के प्रति अपना ग्रेटिट्यूड जो है वो फील करवाया जाता है। इसको क्या बोल देते हैं, सूर्य नमस्कार हम इसके अंदर बोल देते हैं। इसके जो मुद्राएं हैं वो आपको इसमें शायद दिखाई दे रही होंगी, ये 12 मुद्राएं हैं। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, सबसे पहले क्या होती है, प्रणाम मुद्रा, यानी किस प्रकार से प्रणाम जो है करके सूर्य देव को प्रणाम जब वो किया जाता है। सबसे पहले कौन सी होगी, प्रणाम मुद्रा। फिर हाथों को थोड़ा सा पीछे की तरफ लेके जाया जाता है, इसको बोलते हैं हस्तनाशन। इसको क्या बोलते हैं, उस्त हस्तनाशन भी बोलते हैं और हस्तनाशन भी बोलते हैं, यानी कि हाथों को इस तरीके से पीछे की तरफ जो वो लेके जाया जाता है, इसको क्या बोलते हैं, हस्तनाशन। ठीक है, उसके बाद आता है पाद हस्तनाशन, यानी कि हाथों को बिल्कुल नीचे की तरफ, हथेलियां जो है वो जमीन पर लग जाए, ऐसा किया जाता है। तो तीसरे पर क्या जाता है, पाद हस्तनाशन। ठीक है, उसके बाद जिस प्रकार से दौड़ने के लिए तैयार होते हैं उस प्रकार की मुद्रा के अंदर, इसको बोलते हैं अश्व संचालनासन। क्या बोलते हैं, अश्व संचालन आसन, कि जिस प्रकार से अश्व को चलाने के लिए जिस प्रकार से बैठते हैं, है ना, थोड़े से ऊपर उठ के, तो उस प्रकार की मुद्रा। ठीक है, तो सबसे पहला प्रणाम मुद्रा, दूसरा हस्तनासन, तीसरा पाद हस्तनासन, चौथा अश्व संचालनासन। ठीक है, चौथा कौन सा, अश्व संचालनासन। पांचवा पर्वतासन, पांचवा कौन सा, पर्वतासन। ठीक है, ऐसे पर्वत की तरह बन जाना, पांचवा कौन सा हो गया, पर्वतासन। ठीक है, छठा है अष्टांग नमस्कार, छठा कौन सा हो गया, अष्टांग नमस्कार। ठीक है, छठा कौन सा हो गया, अष्टांग नमस्कार। सातवां हो गया भुजंगासन, भुजंगासन हम इससे पहले भी पढ़ चुके हैं, भुजंगासन। ठीक है, तो सातवां कौन सा हो गया, भुजंगासन। आपको इसमें याद 7 तक ही रखने हैं, उसके बाद चीजें वापस रिपीट करते हैं। तो सबसे पहले पर कौन सा था, प्रणामासन। ठीक है, दूसरे पर कौन सा था, हस्तनासन, हस्त को, हाथों को पीछे की तरफ लेके जाना। फिर कौन सा था, हाथों को पूरा नीचे की तरफ लगाना, यानी कि पाद हस्तनासन। फिर कौन सा था, घोड़े की तरह तैयार होना, अश्व संचालनासन। ठीक है, फिर उसके बाद कौन सा था, उसके बाद है आपके 5 नंबर पर पर्वतासन, पर्वत की तरह बन जाना। और फिर कौन सा है, अष्टांग नमस्कार। और फिर उसके बाद कौन सा है, भुजंगासन। ठीक है, इतना याद कर लिया। अब उसके बाद यहां से वापस रिपीट कर दो। 8वें पर कौन सा आएगा, जो 5 नंबर था उसी को क्या बना दो, 8 नंबर, यानी कि क्या आएगा, पर्वतासन। 4 नंबर पे था उसको क्या बना दो, 9 नंबर, यानी कि अश्व संचालनासन। जो 3 नंबर पे था उसको क्या बना दो, 10 नंबर। और जो 2 नंबर था उसको क्या बना दो, 11 नंबर। और जो 1 नंबर पर था उसको क्या बना दो, 12 नंबर। बात समझ में आ गई। ये 12 आसन है, जिसमें से याद हमें 7 ही रखने हैं। पहले पर प्रणामासन, दूसरे पर हस्तनासन, तीसरे पर पाद हस्तनासन, चौथे पर अश्व संचालनासन, 5वें पर पर्वतासन, छठे पर अष्टांग नमस्कार और 7वें पर भुजंगासन, 8वें पर वापिस पर्वतासन, 9वें पर वापिस फिर आपके अश्व संचालनासन, 10वें पर पाद हस्तनासन, 11वें पर हस्तनासन और 12वें पर वापिस प्रणामासन। ठीक है, तो ये था सूर्य नमस्कार, और इस प्रकार से आपके योग वाला जो टॉपिक है वो हो गया कंप्लीट। ठीक है, तो योग के अंदर हमने सारी चीजें पढ़ ली हैं। इसका कई बार जो है हम रिवीजन भी हर क्लास के अंदर करते ही हैं, तो वो भी हम कर चुके हैं। इसलिए अब आप खुद ही इसको अच्छे से पढ़ना, और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम टॉपिक शुरू करेंगे खेल
पुरस्कार। ठीक है, तो आज की क्लास कितना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद।